हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया है पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम्पलर को फोकस्ड होंगे पूरे तरीके से, उनको डील करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, ओलंपियाड, एनटीएससी, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स से 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यह सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट केमिकल फॉर्मूला? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है जो करेक्ट केमिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम बात करें पहले CaCl की, तो CaCl में कैल्शियम और क्लोरीन है, इससे बनने वाला कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनता है? कैल्शियम Ca और क्लोराइड के लिए क्लोरीन का Cl लेते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और Cl की होती है 1। अगर इनको हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा CaCl2। क्या मुझे यहां CaCl2 दिख रहा है? ये गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं BiPO4। ठीक है, अब अगर हम BiPO4 की बात करें तो Bi बिस्मथ और PO4 फॉस्फेट। बिस्मथ की वैलेंसी होती है 3 और PO4 की वैलेंसी होती है 3। अगर हम इनको क्रिस क्रॉस करें तो ये बनेगा Bi3PO4 होल थ्राइस, क्योंकि इस पूरे से ये 3 मल्टीप्लाई होगा, बट क्योंकि यहां पे 3 कॉमन आ रहा है तो इस 3 से इस 3 को हम कैंसिल कर देंगे और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा BiPO4। ओके, सो BiPO4 का फॉर्मूला बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं NaSO4। अगर NaSO4 की बात करें तो ये सोडियम सल्फेट जैसा फॉर्मूला है, बट यहां फॉर्मूला गलत दिया हुआ है। कैसे? सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए Na2SO4, जो कि हमारे इससे सिमिलर नहीं है, सो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आता है NaS। NaS को अगर हम देखें तो वो फॉर्मूला बन रहा है सोडियम सल्फाइड का, सो Na और S की वैलेंसी होती है 2, Na की होती है 1। अगर हम क्रिस क्रॉस करें तो बनना चाहिए Na2S। ओके, सोडियम सल्फाइड, जो कि ऐसा नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला भी गलत दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट फॉर्मूला कौन सा हो गया? BiPO4। चलिए आंसर को चेक करते हैं। देखिए पहला वाला रॉन्ग है, दूसरा वाला करेक्ट है, तीसरा वाला रॉन्ग है और चौथा वाला रॉन्ग है। ओके, सो तो जो एक ही करेक्ट फॉर्मूला है दैट इज BiPO4। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के लिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने हैं। चलिए देखते जाइए। सबसे पहला दिया हुआ है हमें कॉपर ब्रोमाइड। अब कॉपर के बाद जो ये 2 लगा हुआ है ना, ये कॉपर की वैलेंसी दे रखी है इनने, तो चलिए देखते हैं। कॉपर 2 और ब्रोमीन की वैलेंसी होती है 1। अब यही अगर क्रिस क्रॉस हो जाए तो ये बन जाएगा CuBr2, Cu1Br2, CuBr2 बन गया। ओके, दिस इज 1। सेकेंड वाला देखते हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम Al, नाइट्रेट NO3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, नाइट्रेट की होती है 1। अगर क्रिस क्रॉस करें तो Al1 NO3 3 टाइम्स, सो Al NO3 होल थ्राइस। ओके, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अब अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड दिया हुआ है कैल्शियम 2 फॉस्फेट। इसका मतलब कैल्शियम की वैलेंसी है 2 और फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3। ये एनसीईआरटी में एक टेबल दी है, पॉलीएटॉमिक आयंस दिए हुए हैं, उसमें आप फॉस्फेट की वैलेंसी वहां से देख सकते हैं। और नहीं केवल फॉस्फेट, वहां नाइट्रेट, ब्रोमाइड सब कुछ दिया हुआ है, वहां याद करना पड़ेगा। ओके, अब अगर हम इसको क्रिस क्रॉस करें तो बनेगा CA3, एक मिनट, CA3, क्योंकि Ca यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा, और PO4 2 टाइम्स, सो PO4 होल ट्वाइस। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट, ये 3 हमारे पास आ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं बचे हुए 3। ठीक है, तो हम यहां पे इन शॉर्ट इसके फॉर्मूला लिख देते हैं CuBr2। नेक्स्ट आया हमारा AlNO3 होल ट्वाइस। ओके, फिर हमारा आया है Ca, थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है?
CH3PO4 होल ट्वाइस। ओके, ये तीसरा आ गया। अब चौथा दिया है आयरन सल्फाइड। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। सो आयरन Fe पर एक चीज देखिए, यहां दिया आयरन 3, मतलब आयरन का 3+ वाला फॉर्म, दैट इज फेरिक। ओके, ये फेरिक होता है। Fe का जो दो चार्ज वाला होता है, Fe2+ जो होता है, Fe2+ इज नोन एज फेरस, Fe3+ इज नोन एज फेरिक। ओके, सो यहां पे फेरिक फॉर्म में आयरन प्रेजेंट है। सो Fe का 3 और सल्फाइड का होता है 2। इसको अगर हम क्रिस्टॉस करें तो बनेगा Fe2S3। ओके, फोर्थ मर्क्यूरी 2 क्लोराइड। ओके, सो मर्क्यूरी 2 क्लोराइड क्या हो जाएगा, Hg का 2, क्लोरीन Cl जिसका 1। ओके, HgCl2, ये हो गया HgCl2, तो इसका लिख देते हैं HgCl2। और लास्ट वाला है हमारा मैग्नीशियम एसिटेट। चलिए इसको बनाते हैं। मैग्नीशियम और एसिटेट जो होता है ना, एसिटेट इज CH3COO, इसको एसिटेट बोलते हैं, एसिटेट आयन। इसकी वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है। अब अगर आप इसको क्रिस्टॉस करेंगे सो Mg और CH3COO होल ट्वाइस, CH3COO होल ट्वाइस। ओके, तो मैग्नीशियम एसिटेट, इसका भी हम लिख देते हैं MgCH3COO होल ट्वाइस। ओके, अब इसको आप एक बार कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब हम आंसर्स चेक करें तो हम इसको क्रॉस चेक कर पाए कि हमने सही किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देखें जरा, हाँ हमें इसको हटाना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, सबसे पहला CuBr2 हमने सही किया है, AlNO3 होल थ्राइस, ये भी हमारा सही है, Ca3PO4 होल ट्वाइस सही। ओके, नेक्स्ट Fe2S3 सही है, HgCl2 हमारा ये भी सही है। ओके, और नेक्स्ट देखिए MgCH3COO होल ट्वाइस, हमने यही बनाया। आप इसको CH3COO होल ट्वाइस Mg भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब हमारे सारे क्वेश्चंस सही किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 13। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑल द कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे आयंस दिए हुए हैं और इनसे हमें फॉर्मूले बनाने हैं। अब फॉर्मूले बनाने के लिए मेनली ये है हमारे कैट आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये है हमारे एन आयंस जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो हम हर एक कैटायन को एक एक एनायन से जोड़ के फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कॉपर। ओके, सो कॉपर का फॉर्मूला विथ क्लोराइड। ओके, सो क्लोराइड 1, कॉपर 2। ओके, सो ये बन गया हमारा CuCl2। ओके, एक बन गया CuCl2। दूसरा क्या दिया हुआ है, कॉपर के साथ सल्फेट, सो Cu और SO4। SO4 भी 2 होता है, Cu भी 2 होता है, क्रॉस करेंगे तो हमारा वैसे भी 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये बन जाएगा CuSO4। ओके, फिर थर्ड आता है कॉपर का फॉस्फेट के साथ। सो कॉपर की वैलेंसी 2 है, फॉस्फेट की है 3, क्रॉस करोगे तो Cu 3 से मल्टीप्लाई होगा, Cu3, और PO4 2 से होगा, सो PO4 होल ट्वाइस, कॉपर फॉस्फेट। ठीक है, ये 3 बन गए। चलिए इनको हम कहीं लिख लेते हैं, यहां पे लिखते जाते हैं CuCl2, CuSO4, Cu3PO4 होल ट्वाइस। ये कॉपर के बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब किसके बनाना है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम। सोडियम का क्लोरीन के साथ, सोडियम का सल्फेट के साथ, सोडियम का फॉस्फेट के साथ। चलिए देखिए, सोडियम का सबसे पहले क्लोराइड के साथ, तो Na और Cl 1 है, ये बन गया NaCl। ओके, NaCl। फिर सोडियम का आता है विथ सल्फेट।
ओके, सो ये 1 है, ये 2 है, क्रॉस कर दोगे तो बन जाएगा Na2SO4। ओके, Na2SO4 1 टाइम। ओके, नेक्स्ट आता है Na का PO4 3 माइनस के साथ। देखिए, सो Na एंड PO4 3, ये 1, Na3PO4, ये हमारे 3 बन गए। चलिए यहां पे नोट कर लेते हैं, NaCl, Na2SO4 एंड Na3PO4। ओके, दिस इज Na3PO4। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है Fe। Fe का वही फेरिक वाला 3+ वाला फॉर्म। तो Fe का एक बार Cl के साथ, एक बार Fe का SO4 के साथ, और एक बार Fe का PO4 के साथ। चलिए, तो यहां Fe3, PO4 भी 3, Fe3 सल्फेट 2 और Fe3Cl1, क्रिस क्रॉस Fe1 Cl3, FeCl3 बन गया। दूसरा वाला देखिए, इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस, कितना बन गया? Fe2SO4 3 टाइम्स, तो SO4 होल थ्राइस। और नीचे वाला ये इधर, ये इधर, दोनों 3 है तो क्रॉस हो जाएंगे और FePO4 बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे तीनों कंपाउंड्स बन गए। चलिए नोट कर लेते हैं, ये बन गया FeCl3 और Fe2SO4 3 टाइम्स और हमारा FePO4। ओके, चलिए आंसर चेक करना चाहिए। अब आंसर चेक करते हैं, देखते जाइए। अब CuCl2, यहां पे CuCl2, ओके, CuCl2 है, फिर CuSO4, CuSO4, फिर Cu3PO4 होल ट्वाइस, Cu3PO4 होल ट्वाइस, फिर नेक्स्ट NaCl, NaCl, ओके, Na2SO4, Na2SO4, फिर Na3PO4, Na3PO4, ओके, फिर नेक्स्ट वाला देखिए इधर FeCl3, यहाँ FeCl3, Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस एंड FePO4, FePO4। तो हमारे ये वाले आंसर्स हमारे करे हुए आंसर से मैच कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें हमें कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है वो मेंशन करना है। चलिए, तो उसको कैसे कर सकते हैं? ये दिया है CH3COONA। ओके, वैसे हमेशा जो पहले वाला पार्ट होता है ना वो पॉजिटिव होता है, बाद वाला नेगेटिव होता है। इस केस में मगर ये जो एसीटेट है ना ये नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है। ओके, ये पहला हो गया। दूसरा दिया हुआ है NaCl। सो NaCl में अभी जैसे आपको मैंने बताया कि जो पहला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, बाद वाला नेगेटिव होता है, यहां तो क्लियर है। तीसरा वाला हुआ है H2। H2 में हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, तो ना कोई पॉजिटिव होगा ना कोई नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों एक ही तरह के एटम्स हैं। ओके, सो यहां पे कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं, नील। ओके, एंड लास्ट है NH4NO3। सो NH4NO3, इसमें जैसा कि आपको अभी बताया पहला वाला पॉजिटिव बाद वाला नेगेटिव होता है। ओके, अब जितने भी ये पॉजिटिव वाले हैं वो सब कैटायंस हैं और जो जो नेगेटिव वाले हैं एक ये है और ये एनायंस है। ओके, सो अगर हम बात करें कैटायंस की, सो वी हैव कैटायंस में वी हैव Na+, इधर भी Na+ और इधर पे NH4+। वहीं अगर हम एनायंस की बात करें तो CH3COO-, ओके, फिर नेक्स्ट है Cl- और लास्ट में दिया हुआ है NO3-। ओके, सो NO3-, ये हमारे हो गए एनायंस। चलिए अब हम आंसर चेक करेंगे। ओके, सो अब मैच करना चाहिए हमें। हमने वहां लिखा है Na और CH3COO-, Na और CH3COO-। नेक्स्ट में Na और Cl-, Na+ और Cl-। फिर देखिए नील, हमने भी नील लिखा था हाइड्रोजन के लिए। एंड नेक्स्ट आता है फॉर अमोनियम नाइट्रेट NH4+ और NO3-, सेम वैसे ही हमने लिखा है।
ओके, सो आप यहां पे भी देख पा रहे हो, जो पहले वाला पार्ट होता है किसी भी कंपाउंड का वो पॉजिटिव होता है, बाद वाला नेगेटिव होता है। सिर्फ एक एसीटेट के केस में अलग था कि एसीटेट का पार्ट पहले लिखा होता है, बाद में Na आता है, तो पॉजिटिव पार्ट बाद में है, नेगेटिव पहले है। वरना हमेशा पॉजिटिव हम पहले लिखते हैं और नेगेटिव को बाद में लिखते हैं कंपाउंड्स के केस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। ये हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, इनसे हमें कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं उनके फॉर्मूले लिखने हैं। चलिए, तो सबसे पहला दिया हुआ है हमें कैल्शियम और फ्लोरीन। सो कैल्शियम और फ्लोरीन, कैल्शियम की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की 1। अगर आप क्रिस क्रॉस कर दोगे ये बन जाएगा CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, दिस इज कैल्शियम फ्लोराइड। सेकेंड केस हमारा आता है हाइड्रोजन और सल्फर। ओके, सो हाइड्रोजन के लिए H, सल्फर के लिए S, हाइड्रोजन 1 सल्फर 2, क्रिस क्रॉस करिए बन जाएगा H2S1। तो H2S, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा केस, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, क्रिस क्रॉस कीजिए, ये बन जाएगा N1H3, इसका नाम है अमोनिया। ओके, उसके बाद फोर्थ, कार्बन एंड क्लोरीन। सो कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की 1। अगर क्रिस क्रॉस करें तो CCl4, ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, यह है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आगे सोडियम एंड ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन। ओके, सो सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करिए Na2O, ये बन गया हमारा सोडियम ऑक्साइड। ओके, ये हमारे फिलहाल 5 तो हो गए हैं, आप एटलीस्ट इन्हें देख सकते हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं। फिर आखिरी कार्बन और ऑक्सीजन वाला एक और करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करिए, ये बना C2O4, C2O4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बन गया CO2। ओके, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम आंसर्स चेक करेंगे। देखिए, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, NH3 अमोनिया, फिर उसके बाद CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड और CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहां पे हमारे कंप्लीट होते हैं ये वाले पार्ट के क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। Which of the following symbols of elements are incorrect? Give their correct symbols. इनमें से कौन से एलिमेंट्स के सिंबल्स गलत दिए हुए हैं और उनके करेक्ट सिंबल्स हमें देने हैं। सबसे पहले आता है कोबाल्ट। आपको बताया हुआ है कि जो कोबाल्ट है वो एक एलिमेंट है और एलिमेंट में पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा वाला स्मॉल होता है। तो कोबाल्ट के लिए जो यहां पे लिखा हुआ है ना, इसे CO कैपिटल O, ये सही तरीके से होना चाहिए ऐसा। ओके, क्योंकि C और कैपिटल O, कैपिटल C कैपिटल O जो लिखे हुए हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं, और यहां हमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बताना है, हमें बताना है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है CO, जिसमें O छोटा होता है। नेक्स्ट कार्बन, कैपिटल में लिखना है C। ओके, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए कैपिटल A और स्मॉल l, वही सेम कंडीशन कोबाल्ट वाली। ओके, हीलियम, हीलियम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और सोडियम, सोडियम का SO नहीं होता, सोडियम का Na होता है। किससे Na होता है? उसका लैटिन नेम है नेट्रियम, तो लैटिन नेम नेट्रियम से हम लोग Na लिखते हैं, ना कि सोडियम का SO। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर्स को चेक करते हैं। ओके, कोबाल्ट का है C और स्मॉल o, कार्बन कैपिटल C, एल्यूमिनियम Al, हीलियम का He करेक्ट है, और सोडियम का Na, दिस इज नेट्रियम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड कंप्यूट द रेशियो बाय मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन ईच वन ऑफ देम।
इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले तो फॉर्मूला लिखना है, फिर हर फॉर्मूले के हिसाब से बाय मास हमें उनका रेशियो निकालना है। जो हमने सेकेंड लॉ जो था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसमें जैसे देखा था कि मतलब जो मास होता है वो इनका कांस्टेंट होता है ना, रेशियो जो इनके मासेस का होता है, तो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था, जो कि प्राउस्ट ने दिया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया इज NH3। ओके, यहां पे नाइट्रोजन इस टू हाइड्रोजन का जो रेशो है वो कितना होगा, नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन होता है 1। अब एक है पर हाइड्रोजन तो यहां पे 3 है ना, तो हर एक हाइड्रोजन का एक एक मास हो गया, तो 14:3 आ गया। ओके, ये हमारा सही है। अब नेक्स्ट आता है सेकेंड, यहां दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशो है वो क्या होगा, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16। ओके, अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर दें तो 4 3 12 एंड 4 4 16, 3:4 आ गया हमारा। ओके, अब हम थर्ड पे आते हैं। ठीक है, एक मिनट, थर्ड को हम यहां से करते हैं। ओके, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाइड्रोजन क्लोराइड में होता है फॉर्मूला HCl, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, अब हाइड्रोजन क्लोराइड का ये होता है जिसमें H:Cl का जो रेशो है वो हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन इज 1 एंड क्लोरीन इज 35.5। ये इसका आंसर आ गया, 1:35.5। बाय मास रेशो निकाल दिया हमने। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ वाले पे। अब हमारा फोर्थ क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। ठीक है, सो देखिए एल्यूमिनियम फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlF3। ओके, AlF3 के हिसाब से हमारा एल्यूमिनियम इस टू फ्लोरीन का जो रेशो है वो कितना आना चाहिए, एल्यूमिनियम तो एक ही है, एल्यूमिनियम का मास होता है 27 और फ्लोरीन जो है वो 3 है और एक फ्लोरीन का मास होता है 19। ओके, सो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 27 और 2 3 1 3 4 5 57, 27:57 का रेशियो आ रहा है AlF3 में बाय मास। ओके, और नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है दैट इज मैग्नीशियम सल्फाइड। ओके, सो मैग्नीशियम सल्फाइड के लिए हम एक काम करते हैं, यहां रेशोस को लिख देते हैं पहले। अमोनिया का है NH3 और उसका रेशो है 14:3। हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है CO जिसका रेशो है 3:4। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड दिया हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है और उसका रेशो दिया है 1:35.5। उसके बाद नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम फ्लोराइड। ओके, सो एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज AlF3 और AlF3 में होता है 27:57। ओके, अब लास्ट हमारा बचता है मैग्नीशियम सल्फाइड। चलिए मैग्नीशियम सल्फाइड को सॉल्व करके देखते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड इज MgS, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फाइड की भी वैलेंसी 2 होती है, तो ये हो गया MgS, जिसमें मैग्नीशियम इज टू सल्फर का जो रेशो है मैग्नीशियम 24 होता है, S होता है 32। सिंप्लीफाई भी अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 4 6 24 एंड 4 8 32, 2 3 6, 2 4 8, 3:4। ओके, सो MgS और 3:4, ये हमारा इनका आंसर आ गया। ओके, ये आंसर आ गया। चलिए अब चेक करते हैं, थोड़ा सा हमारा ओवरलैप हो रहा है, हटा देते हैं। सबसे पहला है 14:3, बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड का देखिए 12:16, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, 3:4 रेशियो आया था। उसके बाद HCl का 1:35.5, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो 35.5 मास का होता है। ओके, एल्यूमिनियम का देखिए, एल्यूमिनियम फ्लोराइड का 27:57, हमने 57 ही निकाला था। देखिए फ्लोरीन का 19 है ना, फ्लोरीन का 19 है और हमारा एल्यूमिनियम का 27 था, है ना, फ्लोरीन का 19 है, एल्यूमिनियम का 27 है, तो हमारा जो 19 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया 57 हो गया, और मैग्नीशियम सल्फाइड लास्ट है जो कि 3:4 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्टेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज। कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है उनके नंबर हमें लिखने हैं। चलिए सबसे पहले देखिए यहां दिया हुआ है CO3। CO3 में ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, ये हो गए टोटल 4 एटम्स। PO4 ऑक्सीजन 4 है और फास्फोरस 1 ही है, तो ये हो गए हमारे 5 एटम्स। अगला आता है P2O5, ठीक है, तो P2O5 में 5 ऑक्सीजन है और 2 फास्फोरस है, टोटल हो गए 7 एटम्स। और CO जिसमें हो गए 2 एटम्स, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। ओके, सो अगर देखें तो देखिए 4, 5, 7 एंड 2 हमारा आंसर बिल्कुल सही है जो हमने किया अभी। ओके, और ये जो नंबर ऑफ एटम्स हम निकालते हैं ना, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। ये सबको पता है कि इसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the fraction of the mass of water due to neutron? चलिए यहां देखिए, उनने बोला है कि जो न्यूट्रॉन है उसका कितना परसेंट मास वाटर में होता है। तो अगर हम वाटर में बात करें H2O, तो हमारे पास कितने हैं HHO, ठीक है, HHO ये है। और जो मास होता है एक्चुअल में, जो एटॉमिक मास होता है, देखिए वो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कारण होता है। एक एटम में हमारे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इट इज सेड टू बी नेग्लिजिबल, बहुत कम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर, टोटल नंबर होता है ना, अगर उन्हीं को आप ऐड कर दो तो मास निकल आता है। अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल नंबर को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका मास निकल आएगा। सो एक्चुअली एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। अब हमें वही यहां पे निकालना है। तो हाइड्रोजन में हम बोलते हैं कितने प्रोटॉन है? हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, बट न्यूट्रॉन एक भी नहीं है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन में भी 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन एक भी नहीं है। ओके, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। ओके, अब अगर आप टोटल देखो तो 8 और 8 16, 16 और 1 17 और 1 18, 18U मास आ गया। और वाटर का मास 18U ही आता है, ये हम इतना टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो अब आपको यह बताना है कि इसमें कितना फ्रैक्शन मास न्यूट्रॉन के कारण है। तो जो हमारा न्यूट्रॉन है वो तो 8 है, और टोटल मास कितना है उसका? 8 और 8 16 और 2 18, ओके 18। सो ये हो गया हमारा 2 4 8 और 2 9 18। ओके, तो ये कितना हो गया? 4/9। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ये 2 4 8 एंड 2 9 18, 4/9 आ गया। ओके, ये 4/9 हमारा क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया कि भाई इतना न्यूट्रॉन का मास टोटल प्रेजेंट है। ठीक है, इतना मास प्रेजेंट, और वो भी अगर हम ढंग से देखें तो 50% से भी कम है ना। 50% है ऑलमोस्ट, मगर करेक्ट 50% नहीं, उससे थोड़ा सा कम है। चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं। एक चीज चाहे तो आप और कर सकते हैं, आप यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल सकते हो। कैसे परसेंटेज निकाल सकते हो? जैसे उनने बोला 8/18, तो आप परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दो, सिंपल सा। ठीक है, 2 9 18, 2 50 100। अब ये कितना आएगा? 8 0 0, 8 5 40/9। ठीक है, करो यहां पे कैलकुलेट, 400 को डिवाइड करो 9 से। एक मिनट, जरा इन सबको हम क्लीन कर दें। ठीक है, देखिए 400 को 9 से करो, सो 9 हमारा 9 4 36, कितना आया? 4 आंसर 0। फिर से 4 36, कितना आंसर आया? 4, पॉइंट लगाओ 0, 4 44.4% जो मास है टोटल 100% में से, वो 44.4% मास सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स के कारण है। ठीक है, चलिए अब आंसर देखते हैं। टोटल है 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन्स देखो हाइड्रोजन में कितने हैं? 0। कितने दिए हैं ऑक्सीजन में? 8। यही हमारा आंसर आया है 4/9 पूरे प्रोसीजर के साथ। और एडिशन में हमने परसेंटेज भी निकालना सीख लिया कि 4/9 को भी आप इंटू 100 कर दोगे तो भी परसेंटेज आराम से निकाल लोगे। तो कितना मास अकेले न्यूट्रॉन के कारण है? 4/9 जो फ्रैक्शन मास है, दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, उन्हें न्यूट्रॉन के बारे में पूछा हुआ है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Does the solubility of a substance change with temperature? Explain with the help of an example. हमें यह समझाना है कि क्या किसी सब्सटेंस की solubility चेंज होती है टेम्परेचर के साथ? बिल्कुल होती है। अगर हम एक बीकर में 100 ml वाटर ले लें, ठीक है, कितना ले लिया हमने इसमें समझ लीजिए, यही मेंशन कर देते हैं 100 ml वाटर, ओके, और इसमें मैंने 2 स्पून शुगर डाल दी। अब 2 स्पून शुगर मैंने जो डाली है, अब उससे ज्यादा और शुगर इसमें नहीं आ सकती, सीधी बात कि भाई 2 चम्मच शक्कर आ जाएगी, उससे ज्यादा तो आएगी नहीं, लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं आ सकती। अब हमें तो और शक्कर डालनी है, तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे नीचे इसमें बर्नर, और इसको हीट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, वाटर की आदत होती है हीट होने पे वो एक्सपैंड होता है, तो जैसे हम इसे हीट करेंगे वाटर थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे वाटर के, जब वो दूर होंगे तो और जगह बन जाएगी और शुगर के आने की। तो अभी जो मैंने 2 चम्मच डाला था, अभी मैं 2 चम्मच और डाल सकता हूं, मैं अभी 2 चम्मच शक्कर और डाल सकता हूं। कैसे? हीट करके, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और उनके बीच में और स्पेस क्रिएट हो जाती है। यही सेम चीज तब होती है जब हम शुगर सिरप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शुगर सिरप। और ये शुगर सिरप क्या है? दिस इज चाशनी। जो गुलाब जामुन में चाशनी डलती है वो ऐसे ही बनाई जाती है। पानी लिया और उसमें ढेर शक्कर डालते चले गए, जब तक वो डिसॉल्व होती जाएगी, हम और डालते जाएंगे और उसको गर्म करते जाएंगे। तो गर्म करने से क्या होगा? वाटर के बीच के पार्टिकल्स जो हैं उसमें स्पेस बढ़ेगी और शुगर और शुगर और शुगर ऐड होती जाएगी। इस तरीके से शुगर सिरप बनती है। ये बहुत अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल है और गुलाब जामुन सबके घर में बनते हैं। एक बार बनने की प्रोसेस किचन में खड़े होकर देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो हम देखते हैं खैर हमारा आंसर क्या बोलता है। Yes, the solubility of a substance change with temperature. If the dissolution is endothermic, the solubility increases with increase of the temperature. Example in case of NaNO3, KNO3, NaCl, KCl, etc. And if the dissolution is exothermic, the solubility decreases with increase of temperature. That is in the case of Li2CO3, Na2CO3 और H2O. अब एक चीज सुन लो, जो यहां से यहां तक दिया हुआ पार्ट है ना, ये हमारा 12th क्लास में आएगा, 11th 12th क्लास में, है ना। और जो आपको पार्ट ये दिया हुआ है ना, ये इतना सिर्फ आपके काम का है, जो 9th क्लास के हिसाब से है। 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। आप एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में 10th में पढ़ेंगे, ओके। और जो ये दिया हुआ है ना नेक्स्ट पार्ट, जो कि भाई डिक्रीज कैसे हो रही है सोल्यूबिलिटी, ये आपको 11th 12th में आएगा, ओके। सो हमें मेनली मगर बिल्कुल सही फैक्ट दिया है, दिस इज ट्रू, तो करेक्ट आंसर दिया हुआ है। बट हमारी क्लास के हमारे लेवल के कंसेप्ट के हिसाब से दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, कि सोल्यूबिलिटी बढ़ती है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का भी हमें कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट, क्योंकि एनी हाउ आपके काम आना ही है इफ यू आर गोइंग टू टेक पीसीएम और पीसीबी इन योर नियर फ्यूचर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। चलो एटॉमिसिटी के हिसाब से हमें इनको क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहला आ गया हमारा F2। हम एटॉमिसिटी डाल दें क्या? ये 2 एटॉमिसिटी, ये 3, 4, 5, और भी कोई ज्यादा दिख रहा है क्या इससे? और ये बहुत ज्यादा, ये तो अल्टीमेट है या आगे ही है। इनको हम एक अलग कैटेगरी में डाल देंगे, पॉली एटॉमिक में, और मेंशन कर देंगे अलग से, ठीक है। चलिए देखिए, सो हम लोग अब यहां लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है हमारा F2, ओके। सो F2 की एटॉमिसिटी 2 होती है, ओके। NO2, 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन। देखो 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, यहां पे आ गया NO2। नेक्स्ट दिया है N2O, यहां भी वही केस है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है C2H6। तो देखिए 6 और 2 8, ओके। तो वहां पे हम C2H6 लिख देते हैं, C2H6 जिसकी एटॉमिसिटी 8 है, ओके। अलग से हमने कर दिया वो। नेक्स्ट आता है P4, ओके। अब P4 मतलब एटॉमिसिटी 4, यहां डालो P4। H2O2, ये 2 और 2 4, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, 4 हो गया, तो यहां पे हम डालते हैं H2O2। नेक्स्ट P4
O10 14 हो गए, एटॉमिसिटी 14। नेक्स्ट O3, चलिए यहां डालिए O3, तीन एटॉमिसिटी वाला। HCl, एक H और एक Cl, दो हो गई एटॉमिसिटी, HCl। ओके, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है CH4, 4 और एक कार्बन 5, तो यहां डाल दो CH4। ओके, फिर He अकेला है, एक ही है He, और Ag भी एक ही है, मतलब He और Ag इनकी एटॉमिसिटी हो गई 1। ये हमने एटॉमिसिटीज के हिसाब से बांट दिया। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। ये मोनो एटॉमिक, ये डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, और यहां से ऑनवर्ड्स आप सबको पॉली एटॉमिक बोल सकते हो। ठीक है, मगर हमने एटॉमिसिटी भी लिख दी। आप तो एक तरीके से अगर बात करें तो यहां से, एक मिनट, आप यहां से पॉलीएटॉमिक बोल सकते हो। ओके, या आप इनको पॉलीएटॉमिक बोल सकते हो। CH4 में 5 है, ठीक है, सबकी एटॉमिसिटीज उनके सामने लिखी हुई है। चलिए अब आंसर चेक करते हैं। ओके, सो ये हमारा कितना हो गया, डाई एटॉमिक। ओके, ट्राई एटॉमिक बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्राई एटॉमिक। ये हमारा 6 और 2 8, हमने 8 लिखा था ना, तो ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा मींस 8, ऑक्टोपस 8 हाथ वाला, तो ऑक्टोपस या ऑक्टागन, आज 8 कॉर्नर्स वाला जो एक हमारा जो डायग्राम होता है, पॉलीगन होता है, वो ऑक्टा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक 4, टेट्रा एटॉमिक 4। यहां पे देखो टेट्रा डेका एटॉमिक। टेट्रा डेक एटॉमिक मतलब समझते हो क्या है? टेट्रा का मतलब होता है 4 और डेक का मतलब होता है 10। कितने हो गए टोटल? 14, है ना? यही हमने लिखा था ना एटॉमिसिटी 14, उनने इसको नाम दे दिया है टेट्रा डेक एटॉमिक। ओके, सो देखिए 10 और 4 14, 10 और 4 14, टेट्रा डेक एटॉमिक नाम दिया है। ट्राई एटॉमिक बिल्कुल सही है। डाई एटॉमिक ये हो गया हमारा पेंटा एटॉमिक 5 वाला। ओके, और ये मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक बिल्कुल सही, जैसा हमने कहा था बिल्कुल सही है वैसे ही। ओके, नेक्स्ट, you are provided with a fine white colored powder which is either sugar or salt. How would you identify it without tasting? अगर आपको एक व्हाइट कलर का सॉल्ट दिया है और व्हाइट पाउडर दे दिया है आपको और बोला है ये सॉल्ट है या शुगर है, इसका आइडेंटिफिकेशन करिए, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई वो सॉल्ट है या शुगर है? इसका आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि आप उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को, एक मिनट, ये हमारे सॉलिड्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट नाम नहीं आएगा, यहां आएगा नाम मेल्टिंग पॉइंट्स को। ओके, सो आप उनके मेल्टिंग पॉइंट्स देख लो, क्योंकि मेल्ट सॉल्ट अपने टेम्परेचर पे होगा, शुगर अपने टेम्परेचर पे होगी। ठीक है, और एक चीज, हीटिंग करने पे सॉल्ट क्रैक हो जाता है। क्रैक होने की आवाज आती है, शुगर की चारिंग शुरू हो जाती है, मतलब शुगर जलने लगती है, थोड़ी देर में वो ब्राउन हो जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी। वहीं जो सॉल्ट है ना, उसमें क्रैक्स आने लग जाएंगे, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनमें क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे। बस यही एक चीज है, और आप मेल्टिंग पॉइंट मेजर करके आराम से कर सकते हो। हर एक सॉलिड का अपना एक अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Bring a small amount of white powder in the flame. If a golden yellow flame is observed, it is NaCl. If it burns with a smell of burnt sugar, ये जो burnt sugar है ना, इसको बोलते हैं, जो हमारी वो चैरिंग होती है ना, चैरिंग ऑफ शुगर, तो वो चैरिंग बोलते हैं। शुगर की अगर जल जाए, शुगर ब्राउन पड़ जाए, तो वो चैरिंग है। हालांकि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाइट पाउडर लेके आओ अगर येलो फ्लेम आए, ये येलो फ्लेम का कंसेप्ट आपको 11th क्लास से आना शुरू होगा। हमने जो मेल्टिंग पॉइंट वाला पढ़ा है, दैट इज परफेक्टली करेक्ट, 100% करेक्ट है वो। ये एक हाई लेवल का कंसेप्ट है, बिल्कुल सही है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड को हीट में डालो, तो ये सोडियम जो है ना, इसकी एक आदत होती है, जैसे ही फ्लेम में जाता है, फ्लेम को है ना एक येलोइश कलर, मतलब गोल्डन येलो कलर का प्रोड्यूस कराता है। फ्लेम को एक गोल्डन येलो कलर दे देता है सोडियम। तो सोडियम NaCl आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अदरवाइज द बेस्ट वे इज हीट इट, सोडियम क्लोराइड क्रैक करेगा, और जो हमारा शुगर है, नॉर्मल शुगर, जो हमारी टेबल शुगर होती है, वो चैरिंग हो जाएगी, उसकी बर्न्ड शुगर, जल जाएगी शक्कर, और उसी की स्मेल उड़ने लगेगी। ओके, सो ये है आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम
present in a magnesium ribbon weighing 12 grams, molar atomic mass of magnesium is 24 grams. चलिए देखते हैं, उनने हमको बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकालने के लिए और हमको मास दे रखा है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है और मास दिया है तो फॉर्मूला लगता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, n इज इक्वल्स टू छोटा m अपॉन बड़ा m। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने सुना ये पढ़ भी रखा है, सुना हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अगर मास दिया है क्वेश्चन में, m अपॉन m लगाओ फॉर्मूला सीधा सीधा। क्या दिया है क्वेश्चन में? गिवन मास दैट इज 12। ओके, एंड मोलर मास कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी 24 ग्राम्स। सो 24 ग्राम्स पर मोल हमें दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 12 1 जा 12 2 जा 0.5 मोल्स आंसर आ गया। ओके, तो क्या निकालना था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। द आंसर इज 0.5। वेरी इजी, n इज इक्वल्स टू m अपॉन m वाले फॉर्मूले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 24 1 मोल ऑफ mg 1 अपॉन 24 इंटू 12 0.5। क्यों ये 12 क्यों लगाया? दिस इज गिवन, ये हमारा गिवन मास है ना। एक मिनट, गिवन मास 12 ये दिया हुआ है ना, इसीलिए। ओके, सो हमने यहां पे लगाया और ये जो हमने लगाया है ये यूनिट लगाई है। ओके, ये हमने यूनिट लगाई है कि इतना मोल। सो 12 गिवन मास, 24 मोलर मास, आ गया 0.5 मोल। क्लियर? सो यहां पे हमारा ये आंसर भी होता है कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने में, चैनल पे एक सीक्वेंस में देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे जाके वीडियोस को एक ऑर्डर में देख सकते हैं। कैसे? जैसे ही आप साइट पे पहुंचेंगे, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी सेट होगा, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा आपके सामने। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, केमिस्ट्री के वीडियोस मिल जाएंगे। वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे यहां पे पूरा कोर्स ओपन हो जाएगा। अब यहां कोर्स की डिटेल्स दी है, नीचे चैप्टर्स दिए हुए हैं, चैप्टर ऑर्डर वाइज दिए हैं और इस हर चैप्टर के अंदर एक सीक्वेंस में वीडियोस दिए हैं। क्लिक करिए और जो भी वीडियो देखना है, जितनी बार देखना है आप उतनी बार यहां से वीडियो को देख सकते हैं वॉच नाउ पे क्लिक करके। फॉर एग्जांपल आपने टच किया, आपको पहला वीडियो देखना है, आपने टच करके वॉच नाउ पे क्लिक किया, आपके सामने वीडियो ओपन होगा, प्ले करके वीडियो को देख सकते हो। यहां पे सीक्वेंस में सारे वीडियोस हैं। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। यहां पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना कोई फीस पे करनी पड़ती है। यहां सारी चीजें 100% फ्री है। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने पीयर ग्रुप में, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।